जनता का उन्हें आभारी होना चाहिए कि जनता उनको पाल रही है। 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज दे रखा है, करोड़ों रुपए का खाना खाते हैं, करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं, करोड़ों रुपए की अय्याशी करते हैं। वो जनता के पैसे से कर रहे हैं। दुनिया में एक ही शासक हुआ है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी रोटी खाई है, वो था औरंगजेब। आप तो सर मुगल की तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब टोपियां सीता था। टोपी सीने की जो उसे मजदूरी मिलती थी उससे वो खाना खाता। मन से नरेंद्र मोदी धार्मिक नहीं है। वो ये जानते हैं कि धर्म का कैसे इस्तेमाल करना है। मोदी जी कभी भगवान से, उनको पता है कि मोदी जी नास्तिक आदमी है। जो आदमी भंडारा नहीं करता वो आप ये मान लीजिए गरीब आदमी को जो खाना नहीं खिला सकता अपने पैसे से, वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन 80 करोड़ लोगों को तो खिला रहे हैं ना। वो तो पब्लिक का पैसा है। मियाँ की जूती मियाँ के सर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज सुबह खबर आते है कि अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें ज़मानत मिल गई है। 2 दिन से एक वीडियो चल रही थी पहले कि मोदी जी सीजीआई के घर पहुंचे हैं, आज ज़मानत मिल गई है। तो मैं जानना चाहता हूं कुछ कनेक्शन है बीच में, कहीं चुनाव भी हैं, हरियाणा चुनाव, जम्मू चुनाव भी है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बीच में जो बैलेंस चीज़ें चल रही हैं ये है क्या? देखिए, आखिर जज हो या प्रधानमंत्री हो, हैं तो आदमी, गलतियां करते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं और मानते भी हैं कि हमने की है। तो ये समझो कि जुडिशरी ने इस बार ये बैलेंस करने की कोशिश की है कि मोदी जी जिस तरह से देश के प्रधान न्यायाधीश के घर गए और उसका जो जनता में उबाल आया, रिएक्शन आया, वो बड़ा खिलाफ था। और सबने माना कि डीवाई चंद्रचूड़ एक तरह से झुक गए हैं और उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा के साथ समझौता कर लिया है। तो चेक एंड बैलेंस में उन्होंने कहा कि जैसे अक्सर पति और पति में झगड़ा हो जाए तो वो थोड़ी देर बाद पत्नी कहेगी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, तो पति कहेगा नहीं तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊँगा। तो उस तरह की कोशिश जो है जुडिशरी ने की है। और जुडिशरी के जो 2 समझदार जज हैं, उज्जवल भुइया और सूर्यकांत, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया। अच्छा। उन्होंने कहा जनता में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो, इससे बेहतर है कि उसको मरहम लगाया जाए। अच्छा। तो इसीलिए रात को अचानक कल जब मैं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट देख रहा था तो 11 बजे के बाद एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आई कि अरविंद केजरीवाल की बेल पर प्रोनाउंसमेंट है, जजमेंट है, सूर्यकांत जी सुनाएंगे। अच्छा। और तभी रात को 11 बजे सोने से पहले मुझे लगा कि जो जनता का गुस्सा है उस पर मरहम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है उसका असर ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को कल बेल मिल जाएगी। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला आया जी। और तब सबको पता था कि जस्टिस सूर्यकांत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि हम अपने जो फैसले को 1 हफ्ते बाद सुनाएंगे। और 26 तारीख की डेट थी। 26 तारीख को डेट में लोगों ने कहा भाई आज जो है फैसला आना था, और इस बात की मेंशनिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई भी। तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा नहीं, वो किसी और मामले के बारे में हम बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल की बेल देने के बारे में हमने कोई बात नहीं की, ये गलत है। अच्छा। आपने गलत सुना। और उस गलती को जस्टिस सूर्यकांत ने, जो कि आने वाले समय के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सुधारा। तो मैं इसको मानता हूं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी आदमी हो, वो अपनी गलतियों पर खुद शर्मिंदा होते हैं और उसको कैसे हम अपना फेस सेविंग जिसे हम कहते हैं वो बचाएं, उस तरह का फैसला किया है। अब इसके 2 मायने हैं। पहला मायना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के घर प्रधानमंत्री क्यों गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात समझ लीजिए, मन से नरेंद्र मोदी धार्मिक नहीं है। वो ये जानते हैं कि धर्म का कैसे इस्तेमाल करना है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? मोदी जी सुबह पूजा नहीं करते, मोदी जी घर में शाम को संध्या आरती भी नहीं करते, मोदी जी घर में दीपक भी नहीं जलाते। ये लिख लो आप। मोदी जी मेरी तरह नास्तिक हैं। मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी भैरव बाबा को मानता हूँ, उनको प्रसाद चढ़ाता हूँ, लेकिन मैं घर में पूजा नहीं करता। लेकिन मुझे पता है कि देश के लोगों को साधना है, तो आपको साधने के लिए स्वांग करना पड़ेगा। और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो पूजा का स्वांग करते हैं, पूजा नहीं करते। वो नहीं, कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उनको अंदर से जानता हूँ, मैं अपने को भी अंदर से जानता हूँ। जब भी कोई आदमी भगवान में आस्था रखता है वो मंदिर मंदिर नहीं भटकता,
संतन को कहाँ सीकरी से काम, संत क्यों सीकरी जाएगा? अगर वो संत होते, अगर उनके भगवान में विश्वास होता तो वो इतना आडंबर नहीं करते। भगवान तो मैं नमस्ते करता हूँ, मान लेता है, मुझे जो पता जाता है उसे मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लिया है, मैं उसको कहता हूँ भाई ये कर दो, वो कर देते हैं, मैं उसके बाद उनको प्रसाद चढ़ाता हूँ। यानी मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कहता हूँ ये काम हो जाएगा तब तेरे को प्रसाद मिलेगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता, प्रसाद भगवान को नहीं चढ़ता। किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो हम लोग जो करते हैं वो प्रेत पूजा होती है। जो भोग चढ़ता है वो प्रेत को चढ़ता है, जो मीठा चढ़ता है, मिष्ठान चढ़ता है, वो प्रेत को प्रिय होता है। और जिस मंदिर में आप जाएंगे जिसकी ज़्यादा मान्यता होती है, उसमें जो भी व्यक्ति जाता है वो कहता है भगवान मेरा ये काम कर दे, तो भगवान को कोई फुर्सत नहीं है, वो तो अपना पता नहीं कहाँ है या नहीं है। लेकिन प्रेत घूम रहे होते हैं, उनको सज़ा मिली होती है, सज़ाएँ मिली होती है कि उसने कोई गलत काम किया या कुछ किया तो उसके ऊपर एक सज़ा हो जाती है। जैसे आप थाने में जाते हैं ना, तो एक थानेदार होता है, उसके पीछे बहुत सारे सिपाही होते हैं, फिर एक पुलिस का जो है कमिश्नर होता है, ऐसे एक हिरार्की होती है। ऐसे मंदिरों में प्रेतों की हिरार्की होती है। जिस मंदिर में ज़्यादा लोग जाएंगे, ज़्यादा अपनी श्रद्धा दिखाएंगे, ज़्यादा अर्जी लगाएंगे, वहाँ वो ज़्यादा प्रेतों को इकट्ठा होना पड़ता है, क्योंकि उनके काम प्रेत करेंगे तो जो भोग चढ़ेगा उसका फल उन प्रेतों को मिलेगा, जिसकी वजह से जिस प्रेत को जो सजा मिली हुई है उससे उसे मुक्ति मिलेगी। अब आप ये समझिए कि सारा ये गणित, सारा अर्थशास्त्र ये आपको या बाकी लोगों को नहीं पता, और इसलिए नहीं पता क्योंकि वो जानते नहीं कि वास्तव में धर्म क्या है, किस तरह से आपकी मन्नत, मुराद, इच्छा पूरी होती है, क्यों आप भोग लगाते हैं, क्यों प्रसाद चढ़ाते हैं, क्यों भंडारा करते हैं। तो मोदी जी को कभी आपने भंडारा करते हुए नहीं देखा होगा। तो मोदी जी कभी भगवान से, उनको पता है कि मैं, मोदी जी नास्तिक आदमी है। जो आदमी भंडारा नहीं करता वो आप ये मान लीजिए गरीब आदमी को जो खाना नहीं खिला सकता अपने पैसे से, वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन 80 करोड़ लोगों को तो खिला रहे हैं ना। वो तो पब्लिक का पैसा है, मियाँ की जूती मियाँ के सर। मेरी पूंछ काट के अगर कुत्ते को मैं खिला दूं तो कुत्ता तो कहेगा इसे मुझे खिला दिया, लेकिन कुत्ते की पूंछ काट के ही तो खिला रहे हैं मोदी जी, अपने घर से थोड़ी ला रहे हैं। इवन जनता का उन्हें आभारी होना चाहिए कि जनता उनको पाल रही है। 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज दे रखा है, करोड़ों रुपए का खाना खाते हैं, करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं, करोड़ों रुपए की अय्याशी करते हैं। वो जनता के पैसे से कर रहे हैं। दुनिया में एक ही शासक हुआ है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी रोटी खाई है, वो था औरंगजेब। आप तो सर मुगल की तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब टोपियां सीता था, टोपी सीने की जो उसे मजदूरी मिलती थी उससे वो खाना खाता था। अकेला राजा है पूरी, जिसको हम आप कह रहे हैं ना कि बड़ा जल्लाद था। हो सकता है जल्लाद हो, मैं उस बहस में भी जा ही नहीं रहा। सिर्फ औरंगजेब था जो अपनी मेहनत की कमाई खाता था। मोदी जी जैसे आदमी, जितनी उनकी तनख्वाह है उतने में मोदी जी का एक दिन का खर्चा नहीं चल सकता। 10 लाख का सूट पहनता है आदमी, 6 लाख के जूते पहनता है, 5 लाख की घड़ी है, 2 लाख रुपए का उसका कलम है, चश्मा जो है आप देखोगे वो 2.5 लाख का है। तो मोदी जी का रोज का खर्चा जो है वो टाटा, अंबानी, बिरला और अडानी, इनसे ज़्यादा है। अगर अडानी के कपड़े ढूंढ लोगे ना तो आपको पता लगेगा कि अडानी के साल भर का खर्चा और मोदी जी के 1 महीने का खर्चा बराबर है। तो मोदी जी जनता के पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, और इसीलिए वो उनकी सेवा में लगे। वो जो चीफ जस्टिस के घर गए हैं वो इसलिए नहीं गए कि मोदी जी को कोई फल मिलना था या कोई PR बढ़ाना था। मोदी जी की सारी PR जो है अडानी अंबानी के लिए है, माधवीपुरी बुच के लिए है, कि माधवीपुरी बुच लपटने में ना आ जाए। क्योंकि औरतें जो होती हैं बड़ी कमज़ोर होती हैं। चित्रा सुब्रमण्यम अभी पकड़ी गई BSc की, उससे पहले आपने देखा ICICI की पकड़ी गई। आप मान लीजिए हिंदुस्तान की जो इस समय की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसको बंद कर दो। एक दिन अगर CBI सामने आ जाए और उसको कभी 10 सवाल का जवाब देना, रोने लगेगी। लोग जो है ये बड़े कमज़ोर लोग हैं। तो मोदी जी PR एक्टिविटी के लिए गणेश जी का माध्यम बनाकर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गए। अब कई लोग कहते हैं जी ये तो ऐसे ही है जैसे इलाके का सबसे बड़ा चोर हो और वो कहे जी मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर में जो है या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जो है
वो है पूजा, गणपति पूजा में चला जाऊं, तो क्या वो अलाउ करेगा? कभी नहीं करेगा। व्यक्तिगत आचरण जो है सामाजिक आचरण से अलग होना चाहिए, ये एक नियम है जिसको तोड़ा गया है। और इसके लिए आप देखिए, एक भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने, एक भी सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज ने ये नहीं कहा है कि भाई आप चंद्रचूड़ की आलोचना क्यों कर रहे हो। और एक भी मोदी जी के समर्थक ने, एक भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दो हैं भी जिंदा, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह है और एक हरदनहल्ली देवगौड़ा है, उन्होंने भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में हम कभी किसी चीफ जस्टिस के यहाँ गए थे। भाई प्रधानमंत्री का काम है संसद जाना, प्रधानमंत्री का काम है साउथ ब्लॉक जाना, प्रधानमंत्री का काम है सार्वजनिक फंक्शन में जाना। प्रधानमंत्री कब से जजों के घर जाने लगे? जजों के घर जाना प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को कम करना है। ये ऐसे ही है जैसे राष्ट्रपति कल को DY चंद्रचूड़ के घर चली जाए तो हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन लगेगा कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि आपकी जो हरकत है वो कहीं ना कहीं आपको और समाज को और देश को गलत संदेश दे रही है। सारी बात जो है परसेप्शन की है, संदेश देने की है। आप क्या जनता से चाहते हो, क्या कर रहे हो। अब जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया ने जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, वो जमानत भी देखिए बड़ी बटी हुई है। अच्छा, बटी हुई इस मामले में है कि जस्टिस भुइया ने कहा कि CBI जो है वो बदले की भावना से काम करती है, पिंजरे का तोता है, पिंजरे के तोते की तरह काम करती है। वो लोगों से कैसे स्कोर तय करना है उस हिसाब से करती है। वो लोगों को जानबूझकर जेल में रखना चाहती है। उन्होंने स्पेशली कहा कि अरविंद केजरीवाल को जब बुलाया और उससे उन्होंने पूछताछ की तो 22 महीने बाद उसे अरेस्ट किया। भाई 22 महीने क्या कर रहे थे? लेकिन जब उन्हें पता था कि ED में जमानत मिल गई है तो ये बाहर ना आए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसको जो है ये CBI ने अपना अरेस्ट दिखाया, और उस अरेस्ट को दिखाने के बाद ये किया गया कि वो जो है बाहर ना आए, इसलिए उसके लिए कारण ये ढूंढा गया कि हम जो है उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। और जिस तरह की उन्होंने शर्तें रखी कि ED के केस में, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। एक साथ की अदालतें यानी जो सहयोगी जज हैं, अगर वो कहता है किसी बात को तो उस पर उन्होंने लिखा कि भाई ये जो है वहाँ नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, फाइलों पे साइन नहीं करेंगे। तो इस पे भी उन्होंने इशारे में कहा है कि गलत फैसला है। और गलत फैसला किसका है? संजीव खन्ना के द्वारा जो फैसला अरविंद केजरीवाल के मामले में दिया गया, वो भी एक ऐसा फैसला है जिसकी बड़ी निंदा होनी चाहिए। किसी ने उसकी निंदा नहीं की। जस्टिस संजीव खन्ना ने 2 जजों की बेंच में कहा कि जो लार्जर बेंच है वो जब सुनेगी तो अगर उसे लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की बेल कैंसिल कर देनी चाहिए तो कर देनी चाहिए। भाई तुम्हें नहीं पता, तुम भी जज हो, तुम देश के जो है प्रधान न्यायाधीश बनोगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लार्जर बेंच को तो पावर है। भाई 2 जजों का फैसला 3 जज बदल सकते हैं, 3 का 4 बदल सकते हैं, 4 का 5 बदल सकते हैं। ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? तो उनके मन में एक गिल्ट थी कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन लार्जर बेंच के ऊपर उन्होंने डाल दिया। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि फैसले करते हैं, लेकिन उस फैसलों के साथ पड़ी जो समझिए जो दुविधा है उससे वो बाहर नहीं हो पाते। और जब वो दुविधा से बाहर नहीं हो पाते तो उनके मन में इस तरह की शंकाएं आ जाती हैं, इस तरह की बातें आ जाती हैं। केजरीवाल का बाहर आना एक तरह से समझिए कि CBI और ED के चेहरे पे मैं कहूँगा कि शिकस्त है। और अरविंद केजरीवाल को मौका मिलेगा, वो हरियाणा के चुनाव में भी जाएंगे, सवाल यही है सर, कश्मीर के चुनाव में फर्क पड़ने वाला है कुछ? क्योंकि सीटों का बंटवारा तो लगभग हो ही चुका है। नहीं, आप देखिए एक आदमी को गलत रूप से आपने बंद किया, वो बाहर आ रहा है, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। मैं वैसे अरविंद केजरीवाल को मानता हूँ वो RSS का प्यादा है। मेरी अरविंद केजरीवाल से कोई सहानुभूति नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए दोषी मानता हूँ कि 2012-13 में जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अगर किसी आदमी का सबसे बड़ा हाथ है तो अडानी से ज़्यादा हाथ जो है केजरीवाल का है। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि आपस में बिगड़ गई थी? बिगड़ी ये कि केजरीवाल को वो कहते थे कि भाई तू 4 कदम चल। जैसे कई बार बाप बच्चे को सिखाता है भाई 4 कदम चलना है। बच्चा जो होता है वो बाप से आगे दौड़ लेता है।
क्योंकि उसे पता नहीं होता मुझे कहाँ तक दौड़ना है। आपको एक दृश्य याद होगा, जब हम छोटे थे कि गांधी जी थे, वो जुहू तट पर जो है घूमने गए थे शाम को, तो कन्हू भाई जो उनका पोता था, बेटा था, वो उनको जो है उनकी लकड़ी पकड़कर जो है भागे जा रहा है। जी जी। एक दृश्य बड़ा आता है वो, तो बच्चा बाप से आगे जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वास्तव में बाप का बाप होता है। हम समझते हैं कि जैसे हम अंग्रेजी में फ्रेज है ना कि चाइल्ड इज ए फादर ऑफ मैन, तो बच्चा बाप का बाप होता है। बाप ने जितनी दुनिया देखी है बच्चा उससे आगे देखता है, और यही दुनिया का विकास है। जैसे गाड़ी का जो मॉडल होता है ना, पहला मॉडल आएगा 1982 का, वो अलग होगा, और 2024 का देखोगे तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हर पीढ़ी अपने को बढ़ाती है, आगे करती है, और दरअसल वो उसकी बुनियाद तो पुरानी चीज़ों पे होती है, लेकिन जो उसके फैलाव होता है, जो उसकी बनावट होती है, जो वो सीखता है, वो दुनिया को आगे बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस सब चीज़ों का मकसद एक ही है कि हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी जी ने जो एक गलत कदम चीफ जस्टिस के घर जाकर किया, और चीफ जस्टिस से मोदी जी को अपने यहाँ बुलाकर जो किया, उसकी लोग निंदा कर रहे हैं, चाहे मुंह से ना बोलें, लेकिन शर्म अब दोनों की निगाहों में नजर आएगी, मोदी जी की भी और DY चंद्रचूड़ की भी, और पूरी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की प्रतिष्ठा इस सब काम से कम हुई है, ये मेरा मानना है। तो जो बड़े मामले हैं कोर्ट में जाने वाले, जैसे सेबी का मामला है या अडानी का मामला, लोग कह रहे हैं कि इनमें जो है रियायत बरती जाएगी, ऐसा कुछ होगा? मेरा मानना है DY चंद्रचूड़ अब 2 महीने 60 दिन अपने दिन कैसे ख़त्म किए जाएं इस पे लगेंगे। ना वो NCP के मामले में फैसला देंगे, ना यूटीबी जो शिवसेना का मामला है उसमें फैसला देंगे, ना जो अडानी और हिडनबर्ग वाला मामला है उस पर फैसला देंगे, और जो PMLA का केस है जिसमें कि ये जो संशोधन मोदी सरकार ने गलत तरीके से किए वो ठीक है या नहीं है, संविधान पीठ के सामने है, उसका फैसला भी अब DY चंद्रचूड़ नहीं देंगे। ये इसका एक निहितार्थ है, और ये ही बात तय करेगी कि DY चंद्रचूड़ ने क्यों अपनी जो न्यायिक जो जिम्मेदारी है उसमें कोताही बरती, और उसके लिए उन्हें शर्मसार होना पड़ेगा। ये मैं उनके पद पे रहते हुए कह रहा हूँ। उनकी स्थिति आज के दिन वही है जो गोगोई की थी, रंजन गोगोई की, जिनके बारे में लोग कहते थे ये आदमी बिका हुआ जज है, और आज जो है गोगोई जो है कभी भी किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं हैं। ये मैं कहता हूँ, केवल लोग डालते हैं, मैं तो खुद डालता हूँ फेसबुक के, क्या गोगोई जिंदा है, तो लोग सब समझ जाते हैं कि किस गोगोई की बात हो रही है। मैं नहीं लिखता रंजन गोगोई जिंदा है, मैं कहता हूँ क्या गोगोई जिंदा है, क्योंकि जो आदमी जनता की निगाह में गिर गया है वो मर गया है। लेकिन सर अगर उन्होंने फैसले दे दिए फिर क्या होगा? इस चीज़ को बैलेंस हो सकता है? देखिए मैं चाहता हूँ भगवान करे कि मेरी ये जो सोच है इसको DY चंद्रचूड़ गलत सिद्ध करें। मैं उस दिन बड़ा खुश होऊंगा कि मैंने गलत सोचा, लेकिन मेरा जो अपना गट फीलिंग है वो ये है कि DY चंद्रचूड़ जो है उन्होंने एक गलती कर दी, और उस गलती का खमियाजा पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड? शुरू में जो मैंने सवाल पूछा था सर, वो एक आपके बड़े समर्थक हैं, फ़ैन है जम्मू से, जॉनसन गिल, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी के बारे में बताइए। तो बड़े ध्यान से लोग देखते हैं, आप लोग भी अपने सवाल नीचे भेज सकते हैं, उनका भी जवाब दिया जाएगा, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इसी टाइम कल, फिर तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर।